So hey guys, welcome to Fundo Tutor YouTube channel. I am your social studies educator आयुष अग्रवाल और आज हम एक और चैप्टर शुरू करने वाले हैं अपनी वन शॉट सीरीज में, जो कि स्पेशली क्लास 10th बोर्ड्स को टारगेट करके बनाई जा रही है। ठीक है, इससे पहले हमारी दो वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, जो कि ज्योग्राफी और हिस्ट्री पर है। दोनों के चैप्टर 1 मैंने एक्सप्लेन किए हुए, अगर आपने नहीं देखी है तो जाके देख लो, आपका बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा। सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए विद बैकग्राउंड, ठीक है, हिस्ट्री में, ताकि आपको दिक्कत ना हो, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़े, 4 वेबसाइट को देखने की जरूरत नहीं पड़े। एक और छोटी सी टिप देता हूं आपको, आप जब अभी प्रिपरेशन कर रहे हो, मतलब अब अगर आप रिवीजन कर रहे हो, प्लीज कोई भी एक्स्ट्रा चीज पढ़ने की कोशिश मत करो। टाइम बहुत लिमिटेड है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स को देखना है। ठीक है, कोई एक्स्ट्रा चीज मत पढ़ो, 4 किताबें मत पढ़ो, क्लासरूम जो नोट्स होते हैं उसको देखो। ठीक है, पर्सनल नोट्स बनाए हैं तो उसको देखो, बुक में कुछ अंडरलाइन किया तो उसको देखो। एनसीईआरटीज, स्टिक टू द एनसीईआरटीज। रेफरेंस बुक अगर कोई रखी है जिसको आप पहले से पढ़ रहे हो तो आप उसको देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट 4 किताबें खरीदने की जरूरत नहीं है। मैं अभी भी आपको एक बार वार्न कर रहा हूं कि आप, मैंने 5 किताबें खरीद ली हैं, मैं 5 को पढ़ रहा हूं, इसमें कुछ मिल जाए, इसमें कुछ मिल जाए। ठीक है, एनसीईआरटी को ही अच्छे से पढ़ लो, बहुत सारा कुछ मिल जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी से ही निकाल कर सारा कुछ वहां लिखा गया है। ठीक है, मैंने वही कोशिश किया कि मैं आपको वीडियोस के द्वारा सब कुछ समझा सकूं जो एनसीईआरटी में है। ठीक है, जो आप समझ नहीं पाए हो या कुछ छूट गया हो तो मैंने ट्राई किया है कि मैं एक्सप्लेन कर सकूं। ठीक है, हमारा वन शॉट का जो एम है वो यही है कि आपकी जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी उसको बिल्ड करें और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका पूरा रिवीजन कराए बिना कुछ एक्स्ट्रा ऐड किए। ठीक है, जो एग्जाम में आएगा सिर्फ वही पढ़ाया जाए। ठीक है, तो आज हम सिविक्स का चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे, पावर शेयरिंग। वैसे देखा जाए तो बहुत इजी चैप्टर है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, बट सिविक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग इसमें है जो आपको समझनी है। ठीक है, बहुत सारे फंडामेंटल्स आपको समझने हैं। डेमोक्रेसी कैसे वर्क करती है वो समझनी है। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। ठीक है, तो अपनी ही कंट्री की जो गवर्निंग सिस्टम है उसको समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने ये चैप्टर ले लिया है। ठीक है, ज़्यादा लंबा चैप्टर नहीं है, बहुत शॉर्ट, बहुत मतलब कम टाइम में खत्म हो जाएगा। तो एक बार रिविजन कर लेते हैं इसका, देखते हैं क्या क्या है। सारा कुछ एनसीईआरटी से है, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है कि कहाँ से आया, मैंने अपने नोट्स बनाए हैं इसमें। ठीक है, तो अब बात करते हैं। पहले बात आती है पावर शेयरिंग की, जिसका जो चैप्टर का नाम है। पावर शेयरिंग का मतलब क्या होता है? देखो, सपोज करो कि एक कोई इवेंट है, ठीक है, और आप 5-10 लोग हो ऑर्गेनाइजर्स। ठीक है, इवेंट ऑर्गेनाइजर्स, कुछ स्कूल में इवेंट है, कॉलेज में इवेंट है, तो बहुत सारा काम होता है इवेंट में, है ना। मान लो कोई प्रोग्राम है, उसकी अरेंजमेंट, लाइटिंग का अरेंजमेंट, सेटिंग का अरेंजमेंट, खाना पीना उसकी अरेंजमेंट, ठीक है, इनविटेशंस भेजना, कार्ड बनाना, ठीक है, इस तरह की एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारे मतलब झमेले होते हैं। अब सपोज करो आप लीडर हो और सारा काम आपको दे दिया जाए। ठीक है, तो क्या आप सारा काम एफिशिएंटली कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। ठीक है, आपको कार्ड भी देना है, कार्ड बनाना भी है, आपको उधर म्यूजिक वाले को देखना है, उधर डांस वाले को देखना है, जो लोग परफॉर्म कर रहे हैं उनको देखना है, तो सब कुछ आप अकेले नहीं कर सकते। ठीक है, इसी रीजन से बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपना काम डिस्ट्रीब्यूट कर ले, अपना काम शेयर कर ले। 10 लोग हैं, 10 लोगों में काम बांट दे कि भाई तू फूड संभाल ले, तू सीटिंग अरेंजमेंट देख ले, तू डांस देख ले, तू लाइट देख ले, तू परफॉर्मेंस को देख ले। ठीक है, मैं टीचर्स को देख लेता हूँ, मैं उनको इन्विटेशन भेज देता हूँ, तो तुम सुनो, तुम कार्ड बना दो। ठीक है, इससे क्या होगा, हम अपनी चीज़ें शेयर कर ली, हमने एक एक एलिमेंट उठा लिया और हम उस पर अपना पूरा फोकस दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हमारी एक्यूरेसी उस काम में 95 to 100% होगी। ठीक है, यही चीज़ पावर शेयरिंग बोलता है। देखो, अगर पहली बात तो देखो, यहाँ पे आपको एक वर्ड मिलेगा जिसको बोलते हैं स्टेट। सिविक्स में कहीं भी स्टेट मिले तो उसमें 90% टाइम जो स्टेट का मतलब होता है वो कंट्री होता है, 10% टाइम वो स्टेट राज्य को, मतलब जो ओरिजिनल स्टेट है जैसे झारखंड, बिहार, इसको रेफर करता है। मैक्सिमम टाइम स्टेट का मतलब कंट्री होता है, यहाँ पे भी कंट्री की बात की गई है। ठीक है, तो बेसिकली स्टेट में 3 ऑर्गन होते हैं। ठीक है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है डेमोक्रेसी की फंक्शनिंग के लिए। अब लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी क्या होता है? लेजिस्लेचर का मतलब होता है कि वो बॉडी जो लॉ बना रही है, ठीक है, जिसका काम है लॉ को बनाना, सिर्फ बनाना। ठीक है, लेजिस्लेचर का मतलब है वो बॉडी जो लॉ को बनाती है। जैसे इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करें तो इंडियन पार्लियामेंट। मैं सिविक्स को हर
चीज में, हर एक चैप्टर में ट्राई करूंगा कि इंडिया के कंटेक्स्ट में आपको समझाने की कोशिश करूं, ताकि आप देख सको कि क्या सिमिलैरिटीज है चैप्टर में और हमारे कंट्री में खुद। ठीक है, कोई चीज को, किसी भी चीज को प्रैक्टिकली समझोगे तो आप ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे कि सिस्टम वर्क कैसे करता है। सिविक्स बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, बस समझो मेरे साथ मैं कैसा समझा रहा हूं। ठीक है, लेजिस्लेचर मतलब जो लॉ बॉडी बनाती है, हमारे कंट्री में पार्लियामेंट लॉ बनाती है, तो पार्लियामेंट हमारी कंट्री की लेजिस्लेटिव बॉडी हो गई। ठीक है, अब एग्जीक्यूटिव का काम है, देखो लॉ बन गया, अब कोई चाहिए कि उसको इंप्लीमेंट करे, है ना, पब्लिक पे इंप्लीमेंट करे उस चीज को, लॉ को। ठीक है, तो उसके लिए हमने एक अलग डिपार्टमेंट बनाया, उसको बोला गया एग्जीक्यूटिव। जैसे एग्जीक्यूटिव कौन हो गए, स्टेट गवर्नमेंट्स हो गई। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट्स हो, मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट हो गई, जो पुलिस हो गई, ये सब क्या है, एग्जीक्यूटिव्स है, सब एग्जीक्यूटिव बॉडी है। ये सब क्या करते हैं, लॉ को इंप्लीमेंट करते हैं। लॉ बन गया, पास हो गया, न्यूज में आ गया, हाँ भाई आज ये लॉ पास किया गया, इस लॉ को इंप्लीमेंट करना काम है एग्जीक्यूटिव का। ठीक है, जुडिशरी क्या करती है, इस लॉ को प्रोटेक्ट करती है कि इस लॉ का ब्रीच ना हो, मतलब कोई लॉ को तोड़े नहीं, और तोड़े तो उसको सजा मिले, उसको पनिशमेंट मिले, जो भी लॉ के हिसाब से पनिशमेंट दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन में उसके हिसाब से। ठीक है, तो यहां पे क्या किया गया है, यहां पे पावर्स को डिवाइड कर लिया कि भाई तू लॉ बना ले, मैं इंप्लीमेंट कर दूंगा, और तू भाई सुन जुडिशरी, तू एक काम कर, तू जो भी लॉ तोड़ेगा उसको तू देख लियो। ठीक है, वो सब काम तेरा, देख रेख का काम तुम्हारा, वॉचडॉग का काम तुम्हारा, मेरा काम है लॉ को इंप्लीमेंट करना, मैं कर दूंगा, कोई तोड़ेगा तो पकड़ के तुम्हारे पास लेके आ जाऊंगा, बाकी काम वहां से तेरा। ठीक है, रिले रेस की तरह है, सिंपल है ना, वहां से वो लेकर आया, मुझे दिया, मैंने यहाँ से लेकर आया, मैंने उसे दिया, वो लेकर जाएगा, फिर ऐसे करेगा। ठीक है, एक समझो, है ना, हमने डिवाइड कर लिया अपना, वो बोला भाई हम लॉ बना देंगे, मैंने बोला कि भाई मैं देख लूंगा सबको, और उसका काम है कि भाई तू पनिश कर दे। ठीक है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी क्या होता है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मैंने देखा है, जो लोग 12th पास कर जाते हैं, फिर उन्हें मतलब नहीं पता इन तीन चीज़ों को, बस रट लिया था 10th में और एग्जाम दे दिया। ठीक है, तो समझ लो उसका मतलब। ठीक है, अब बात करते हैं, आपकी एनसीईआरटी में भाई दो चीज़ दी गई है, पहली बेल्जियम का एग्जाम्पल है और दूसरी श्रीलंका का एग्जाम्पल है। देखो इन दोनों कंट्रीज को जब हम पढ़ेंगे तो फोकस इस चीज़ पे करना कि मैं क्या बता रहा हूँ। ठीक है, फैक्ट्स पे फोकस नहीं करना, एग्जाम में फैक्ट नहीं पूछ जाते कि बेल्जियम कहाँ है, बेल्जियम कितना बड़ा है, बेल्जियम कौन लोग रहते, कितने लोग रहते हैं, क्या पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या, कोई मतलब नहीं, फालतू की बात। सिर्फ केस स्टडी पढ़ना है कि बेल्जियम का सिस्टम कैसा था, श्रीलंका का सिस्टम कैसा था, और दोनों को कंबाइन कर देना कि दोनों में डिफरेंसेस क्या थे, दोनों में सिमिलरिटीज क्या थी, डेमोक्रेसी दोनों जगह वर्क कैसे करी थी, कैसे हमने चीज़ों को वहाँ पे सॉर्ट किया, संभाला। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो ये तो फैक्ट है, यूरोप पे है, छोटी सी जगह है, हरियाणा से भी छोटी है, नीदरलैंड्स, फ्रांस, जर्मनी, लग्जमबर्ग के साथ बॉर्डर शेयर करती है। ठीक है, ब्ला ब्ला। बेल्जियम की एथनिक कॉम्पोजिशन का मतलब होता है वहाँ के लोगों, वहाँ के जो लोग हैं उसमें डिफरेंसेस किस तरह से थे वो देखते हैं। देखो टोटल पॉपुलेशन में से 59% जो थे वो लोग फ्लेमिश रीजन में रहते थे और डच बोलते थे। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है कि जैसे मैं पर्सनली हिंदी बोलता हूँ, ठीक है, आप पर्सनली मराठी बोलते होगे, कोई पर्सनली तमिल बोलता होगा, सबकी अपनी अपनी लैंग्वेज है, 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है। ऑफिशियल लैंग्वेज के बाद भी बहुत सारी लैंग्वेजेस है हमारी कंट्री में, बहुत डाइवर्स कल्चर है, सब अपनी अपनी लैंग्वेज बात करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे भी इसी तरह था, 59% लोग थे जो डच बोलते थे। ठीक है, फोकस करना है लैंग्वेजेस पे। 40% लोग थे जो बोलते थे फ्रेंच। ठीक है, तो इनकी डोमिनेंसी हो गई, है ना, और ये एक तरह से माइनॉरिटी हो गए अगर कहा जाए तो। और ये देखो 1% जो बच गए वो लोग जर्मन बोलते थे, तो ये भी माइनॉरिटी में आ गए। ठीक है, अब बेल्जियम जो कंट्री है उसका कैपिटल कौन था, ब्रुसेल्स। इंडिया कैपिटल कौन है, इंडिया, मैं सॉरी दिल्ली, क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, इंडिया कैपिटल कौन है, दिल्ली, वैसे ही बेल्जियम कैपिटल कौन थी, ब्रुसेल्स। ठीक है, ब्रुसेल्स की स्थिति ये थी कि वहां पे 80% लोग फ्रेंच बोलते थे और 20% लोग डच बोलते थे। वहां सिर्फ फ्रेंच और डच में सोसाइटी डिवाइड की गई थी, ब्रुसेल्स में, सिर्फ ब्रुसेल्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, बेल्जियम का कैपिटल ब्रुसेल्स में। वहां पे जर्मन स्पीकिंग लोग नहीं थे, क्योंकि जर्मन स्पीकिंग लोग पूरे पॉपुलेशन में से 1% है, तो वहां पे तो कोई था नहीं। ठीक है, बहुत सा मैक्सिमम वहां पे नहीं होगा, हो सकता है। ठीक है, माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी जो थी, देखो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी की बात करें तो वो लोग क्या थे, रिच थे और पावरफुल थे, मतलब बहुत पैसे वाले लोग थे, बहुत पावरफुल थे, दबंग, ठीक है, ऑरा था उनका कुछ। ठीक है, इसके कारण क्या हुआ, जो डच स्पीकिंग लोग थे वो लोग उससे जलते थे। ठीक है, थोड़ा सा जेलसी था, क्योंकि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब जो डेवलपमेंट हो रही थी बेल्जियम में,
उसका फायदा उन्हें बहुत बाद में मिला, बहुत लेट मिला, ठीक है, जबकि फ्रेंच को बहुत पहले मिल गया था क्योंकि उनका पैसा पैसा अच्छा था, पावरफुल लोग थे, और एजुकेशन का भी फायदा वहां पे उन लोगों को बहुत बाद में मिला। ठीक है, देखो भाई डच यहाँ पे क्या है, डोमिनेंट है, 59% डच है, लेकिन डच को बहुत बाद में मिला, फ्रेंच को पहले मिल गया। ये कोई सहेगा? कोई नहीं सहेगा भाई। मैं ज्यादा हूं, मेरे लोग ज्यादा है, ठीक है, तुम्हारे लोग कम है, हम मेजोरिटी में है, लेकिन फायदा तुमको पहले मिल रहा है, हमको बाद में मिल रहा है, हम क्यों सहे? नहीं सहेंगे। यही सिंपल क्लैरिटी है ना, यही चीज हो रहा था वहां पे, समझ रहे हो। नेक्स्ट देखते हैं क्या हुआ। ये एक मैप है जो मैंने एनसीईआरटी से लिया है, ठीक है, ये देख लो। फ्लेमिश लोग यहाँ डच स्पीकिंग लोग रहते थे, यहाँ पे फ्रेंच स्पीकिंग लोग रहते थे, फ्रेंच स्पीकिंग लोग, फ्रेंच लोग नहीं, ठीक है, और ये जर्मन थे, ठीक है, और ये ब्रुसेल्स है कैपिटल्स के, ठीक है, ये एनसीईआरटी में आप देख लेना। बात करते हैं दूसरी चीज की। देखो, तो इन सब चीजों को सॉर्ट करने के लिए, जो डच फ्रेंच में जो कंट्रोवर्सी थी, इन सब चीजों को सॉर्ट करने के लिए क्या हुआ कि बेल्जियम के जो लीडर्स थे उन्होंने कहा कि भाई हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करते हैं, कुछ चेंजेस लाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन को 4 टाइम्स अमेंड किया गया, ठीक है, 4 टाइम्स उसको अमेंड किया गया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत बार अमेंड हुआ है, ठीक है, अगर आपको पता है तो कमेंट करना, ठीक है। तो 4 टाइम्स अमेंड हुआ है, और इसमें क्या क्या चेंजेस हुए वो देखते हैं, ताकि ये किया गया ताकि जो लोग हैं आपस में साथ में रहे, लैंग्वेज के बेसिस पे लड़ाइयाँ ना हो, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डच और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर का इक्वल रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करता है। बोला गया कि भाई मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या होगा कि जितने डच है, डच मिनिस्टर मान लो 4 डच स्पीकिंग मिनिस्टर, और उतने ही फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर भी होंगे, 4-4 बराबर, ठीक है, ताकि कोई भी एक लिंग्विस्टिक ग्रुप का मतलब होता है लैंग्वेज बोलने वाला ग्रुप। जब हम लोग ग्रुप्स को लैंग्वेजेस के हिसाब से डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं लिंग्विस्टिक ग्रुप। तो कोई भी एक लिंग्विस्टिक ग्रुप अपने हिसाब से डिसीजन नहीं ले सके, जो डिसीजन होगा वो दोनों के हित से होगा। अगर कोई स्पेशल लॉ होता है तो दोनों लिंग्विस्टिक ग्रुप से मेजॉरिटी लोगों का वोट से होगा। क्लियर? दोनों को मिला के वोट होगा। मान लो एग्जाम्पल लेते हैं समझाने के, मैं हूं, मेरा एक दोस्त है, ठीक है, और मेरे को कार पसंद है, उसको बाइक पसंद है, ठीक है। अब सीन ऐसा है कि हमें कार और बाइक का ऑप्शन दिया गया है ना, तो मैं क्या चाहूंगा, कार ले ले, हम कोई एक ले सकते हैं, मैं चाहूंगा मैं कार ले लूं, ठीक है, कार ले ले भाई, है ना, सबको घूमेंगे। वो चाहता है कि बाइक ले, ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, हम दोनों में कंट्रोवर्सी, कन्फ्लिक्ट होगा, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। मेरा पसंद कार है, उसका पसंद बाइक है, ठीक है, लेकिन तो यही कहा गया कि भाई इक्वल रिप्रेजेंटेशन रहेगा, ठीक है, और दोनों के मेजॉरिटी वोट, मान लो मेरे पास 4 बंदे हैं, उसके पास 4 बंदे हैं, तो मेरे पास से भी 3 बंदे बोलने चाहिए कि कार लेनी है, उसकी तरफ से भी 3, अगर 2 बंदे बोल दे कार लेनी है, तो हम लोग क्या हो गया, मेजोरिटी में 3, 2, 5 लोग कार को वोट कर रहे हैं, और उसके जो 2 बंदे बच गए वो बाइक को वोट कर रहे हैं, और मेरा एक बंदा बाइक को वोट कर रहा है, मतलब 3 बंदे बाइक को वोट करने वाले हो गए और 4 बंदे कार को वोट करने वाले हो गए। तो क्या मेरी मेजोरिटी हो गई, ठीक है, सॉरी 5 बंदे कार को वोट कर रहे हैं, तो क्या हो गई, मेरी मेजोरिटी हो गई। तो इस तरह से समझो, ठीक है, बोला गया इक्वल रिप्रेजेंटेशन रहेगा ताकि कोई भी डिसीजन बायस ना हो, कोई भी डिसीजन एक तरफा ना लिया जाए, ठीक है। पहला अमेंडमेंट था यह। दूसरा, स्टेट गवर्नमेंट बोली कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट नहीं रहेगी, ठीक है। देखो इंडिया में क्या है ना, इंडिया के कंट्रीज में बात करते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कहीं ना कहीं सबऑर्डिनेट है सेंट्रल गवर्नमेंट के। सबऑर्डिनेट का मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर काम कर रही है, ठीक है। बोला जाता है इंडिया को एक फेडरल गवर्नमेंट, लेकिन इंडिया मतलब कहा जाए तो 100% फेडरल गवर्नमेंट नहीं है, फेडरल सिस्टम 100% इंडिया में नहीं है, ठीक है, बहुत सारी यूनिटरी फीचर है, ठीक है। इसका मतलब है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर स्टेट गवर्नमेंट काम करती है कहीं ना कहीं से, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों के को लेकर स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। यहाँ पे बोला गया कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट नहीं रहेगी, मतलब डिपेंडेंट नहीं रहेगी, ठीक है, नहीं, नो, नॉट। Many powers of the central government have been given to state government of 2 regions of the country. सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत सारा पावर क्या किया गया, स्टेट गवर्नमेंट में डिवाइड कर दिया गया, ठीक है, जो कि 2 रीजन्स में थे, जो फ्लेमिश रीजन था मेलक था, और जो वैलोन रीजन था मेलक था, जहाँ के लोग फ्रेंच बोलते थे, जहाँ के लोग डच बोलते थे, ठीक है। इन दोनों में क्या किया गया, पावर्स को डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा अमेंडमेंट। तो फर्स्ट और सेकेंड अमेंडमेंट ये था। तीसरी बात क्या बोली गई
कि ब्रुसेल्स का अपना एक सेपरेट गवर्नमेंट होगा। ब्रुसेल्स जो कैपिटल है वहाँ की अपनी एक अलग गवर्नमेंट होगी, जहाँ पे डच और फ्रेंच स्पीकिंग लोगों का इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा। मतलब वहाँ पे देखो दो ही लैंग्वेज बोल रहे थे, या तो डच बोलते थे तो फ्रेंच बोलते थे, तो बोले कि दोनों का इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा, ठीक है, उस गवर्नमेंट में। एक और बात कही गई फोर्थ अमेंडमेंट, कम्युनिटी गवर्नमेंट के बारे में। थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या होती है? देखो, कम्युनिटी गवर्नमेंट का मतलब है, जैसे इंडिया में क्या है कि आप अगर वोट करने जाते हो, अगर आप 18+ हो, वोट करने जाते हो, आपने देखा किसी को वोट कर, तो ऐसा नहीं होता कि पर्टिकुलर रिलीजन या पर्टिकुलर लैंग्वेज है ना, या पर्टिकुलर रेस वोट करने जा रहा है, ऐसा नहीं होता, सभी कोई वोट करने जाते हैं, है ना। तो ये क्या है? कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे यही बोला गया कि पीपल इरिस्पेक्टिव ऑफ लैंग्वेज स्पोकन बाय देम, वो कोई भी लैंग्वेज बोलते हो, डच, फ्रेंच या जर्मन, ठीक है, वो लोग वोटिंग में, कम्युनिटी गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वोटिंग कर सकते हैं, ठीक है, ये सब कर सकते हैं। एंड इस गवर्नमेंट के पास क्या क्या पावर्स थे? ठीक है, कल्चरल, एजुकेशनल और लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज को सॉल्व करने की पावर थी, ठीक है। तो ये सब बात हुई, 4 अमेंडमेंट हुए, मैंने आपको बता दिया। अब एक आइडिया लग रहा होगा बेल्जियम में क्या हो रहा था। देखो, पहले क्या हो रहा था, लैंग्वेज के तरह से डिवाइड किया गया था। डोमिनेंट वाले को परेशानी थी, माइनॉरिटी वाले से, माइनॉरिटी रेस था, पावरफुल था, ठीक है, समझ रहे हो यहाँ पे क्या सिस्टम चल रहा है। सिस्टम को समझना है, फैक्ट पे फोकस नहीं करना है। हमको फैक्ट नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में, ठीक है। कंसेप्ट जानो क्या है, रटना तो बात की बात है ना। रटते रटते तो भाई 10th तक आ गए, ठीक है। उसके बाद बेल्जियम में जो अमेंडमेंट्स हुए, कैसे कैसे अमेंडमेंट हुए, क्या क्या किया गया, इक्वल रिप्रेजेंटेशन वगैरह दिया गया, ठीक है, ये सब चीज किए गए ताकि लोग जो है वो कंबाइन होकर एक साथ जुड़ के रहे, ठीक है। अब यहाँ पे आएगा सेकंड केस, जो कि है श्रीलंका का। देखो, फर्स्ट केस को अब हमने पढ़ लिया, यहाँ फिट कर लो। सेकंड केस पढ़ेंगे, उसको यहाँ फिट करेंगे, फिर दोनों को मिला देंगे, ठीक है, खिचड़ी नहीं होगा, टेंशन मत लो। श्रीलंका में 2 करोड़ लोग रहते हैं, 74%, जिसमें से सिन्हाला कम्युनिटी है, वहाँ की कम्युनिटी है सिन्हाला, वो है जो कि सिन्हाला बोलती है, और 18% तमिल स्पीकर्स है, ठीक है, जो तमिल बोलते हैं। अब देखो, तमिल्स में 2 ग्रुप्स हैं, तमिल के अंदर भी 2 ग्रुप है। पहला जो है वो है श्रीलंकन तमिल, दूसरा जो है इंडियन तमिल, ठीक है। श्रीलंकन तमिल यार वो तमिल थे जो लोग नेटिव थे श्रीलंका का, मतलब जो लोग शुरू से श्रीलंका में ही रह रहे हैं, जो इंडिया से श्रीलंका नहीं गए थे, शुरू से श्रीलंका में रह रहे हैं, उनको बोलते हैं श्रीलंकन तमिल्स, ठीक है। तो वो थे भाई श्रीलंकन तमिल्स, ठीक है। और वो 13% थे टोटल पॉपुलेशन, जो टोटल पॉपुलेशन था उसका 13% है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द सिन्हा स्पीकिंग पीपल जो है वो बुद्धिस्ट है। सिन्हाला की बात कर रहे हैं अगर, सिन्हाला, ठीक है, ये जो थे, ये लोग क्या थे? बुद्धिस्ट लोग थे, ठीक है, मोस्ट ऑफ, सब नहीं। और मोस्ट ऑफ तमिल्स की बात करें तो वो हिंदूज थे और मुस्लिम थे। तमिल जो थे वो हिंदू मुस्लिम में डिवाइड हुए थे, हिंदू मुस्लिम थे। और जो ये थे सिन्हाला, वो बुद्धिस्ट थे, ठीक है। तो होप आपको आइडिया लग रहा होगा कि तमिल ग्रुप था एक, है ना, श्रीलंकन तमिल का। अब एक था इंडियन तमिल। देखो यार, जब हम ब्रिटिश के अंदर थे, जब ब्रिटिश हम पे रूल कर रहे थे, जब ब्रिटिश की, इंडिया एक ब्रिटिश की कॉलोनी थी, तो उस टाइम श्रीलंका भी ब्रिटिश की कॉलोनी थी। ब्रिटिश क्या करते थे, बहुत सारे इंडियंस को, क्योंकि इंडियंस चीप लेबर थे, बहुत सस्ते पैसों में काम करते थे, तो यहाँ से उठा के कहीं डाल दिए, अफ्रीका ले गए, उनकी और जो कॉलोनीज है वहाँ ले गए काम करने के लिए। इंडिया में पॉपुलेशन अच्छी थी, श्रीलंका ले गए काम करने के लिए, ठीक है। इस तरह से लोगों को ले जाते थे। अब देखोगे अफ्रीका की बात करते हैं तो अफ्रीका में भी बहुत सारे इंडियंस आपको मिलेंगे, जो लोग हैं जो इंडियन ओरिजिन के। और इंडिया में भी राजस्थान के साइड एक जगह है जहाँ पे आप देखोगे कि अफ्रीकन लोग रहते हैं वहाँ पे। वो अफ्रीकन लोगों का गाँव है, आप एक बार इंटरनेट पर सर्च करना, बहुत इंटरेस्टिंग है। वो अफ्रीकन लोगों का गाँव है, वहाँ अफ्रीकन लोग रहते हैं, ठीक है, इंडिया में, ठीक है। आप देखना उनको, बहुत सही डॉक्यूमेंट्री है, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ कि लोग जो है इंडिया से दूसरे देशों में गए थे। तो जो लोग इंडिया से गए थे श्रीलंका काम करने के लिए एज अ प्लांटेशन वर्कर, और बाद में वो काम करते करते बोले भैया यहीं सेटल हो जाते हैं, ठीक है, यहीं रहते हैं, तो वो वहीं पे सेटल हो गए, उनको बोला गया इंडियन तमिल्स, ठीक है। उनकी जो अगर बात करें पॉपुलेशन में 5%, टोटल पॉपुलेशन का 5% वो है, ठीक है, मतलब बहुत ही कम है। और 7% जो है क्रिश्चियन है, हु आर बोथ तमिल्स एंड सिन्हाला, ठीक है। 7% क्रिश्चियन है, टोटल पॉपुलेशन की बात करें तो 7% लोग क्रिश्चियन थे, जिसमें से सिन्हाला भी थे कुछ, और कुछ तमिल भी थे।
तो ये हमने बात की अभी कि इस तरह से सोसाइटी जो थी वो डिवाइड हुई थी, ठीक है, किस तरह से ग्रुप्स बने हुए थे। सिन्हाला का देख सकते हो 74% बहुत बड़ा नंबर है, बहुत मेजोरिटी है। और अगर तमिल की बात करें तो 18%, ठीक है। ये मैप है मुझे, मैंने आपके एनसीईआरटी से लिया। ये देखो सिन्हालीज ग्रुप इतना इतना बड़ा एरिया कैप्चर किए हुए है ना। और ये श्रीलंकन तमिल ये लाइट रेड में आप देख सकते हो, और ये इंडियन तमिल, ठीक है, ये डार्क रेड ब्लडी रेड में आप देख सकते हो, ठीक है, ये एरिया है। और ये मुस्लिम्स का एरिया था। तो आप देख सकते हो किस तरह से डिवाइड था, कितना मेजोरिटी था सिन्हालीज ग्रुप का, है ना। इसके बारे में बात करते हैं। एक कॉन्सेप्ट बुक में आता है मेजोरिटेरियनिज्म का। मेजोरिटेरियनिज्म क्या होता है? देखो, मेजोरिटेरियनिज्म का मतलब होता है कि जब कोई भी एक कम्युनिटी मेजोरिटी में हो तो वो क्या करती है, वो ट्राई करती है कि गवर्नमेंट में भी हम ही रहे, ठीक है, गवर्नमेंट में भी हम ही रहे, रूल भी हम ही करें और अपने मुताबिक रूल करें, मेरा जो मर्जी होगा वो चलेगा, ठीक है। माइनॉरिटी क्या बोल रहा है हमें उससे कोई मतलब नहीं, ये चीज़ होती है, ठीक है। श्रीलंका में भी यही हुआ और श्रीलंका का हाल आपके सामने है, देख सकते हो, ठीक है। तो यही बोला गया कि अपने हिसाब से रूल करें और विशेष माइनॉरिटी को ध्यान न दे, वही चीज़ बोली गई है, ठीक है। श्रीलंका जो है वो 1948 में इंडिपेंडेंट हुआ, मतलब हमारे एक साल बाद, हम 1947 में हुए और 1948 में। और जो लीडर्स थे सिन्हाली कम्युनिटी के, वो लोगों ने ट्राई किया कि वो लोग गवर्नमेंट के ऊपर अपना डोमिनेंस एस्टैब्लिश करें ताकि वो लोग गवर्नमेंट में घुस सके, ठीक है। और बाद में वो लोगों ने, जब वो गवर्नमेंट में आ गए तो उन्होंने बहुत सारे मेजोरिटेरियन मेजर्स लेके आए, ठीक है, जिससे उनका बेनिफिट हो, सुप्रीमेसी हो, जो सिन्हा को और सुप्रीम बना दे कंट्री में। बहुत सारे मेजर्स लेके आए। वो मेजर्स क्या है हम वो देखते हैं। वो लोग अपने आप को सुप्रीम बनाने के लिए बहुत सारे जो है मतलब चेंजेस लेके आए। वो चेंजेस इतने क्या है। फर्स्ट, 1956 में एक एक्ट पास किया गया जिसे बोला गया कि सिन्हाला जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज होगी श्रीलंका की, और तमिल लैंग्वेज को डिसरिगार्ड कर दिया गया, कोई भाव नहीं दिया गया, ठीक है। देखो, अगर अभी आप ना एक टास्क करो कि आप कुछ दोस्तों से पूछो कि भाई इंडिया की नेशनल लैंग्वेज क्या है, वो बोलेंगे हिंदी 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 हिंदी। इंडिया हैज़ नो नेशनल लैंग्वेज, पहली बात, ठीक है। इंडिया में कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है। 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है इंडिया में, उसके अलावा भी बहुत सारी लैंग्वेज बोली जाती हैं, ठीक है, एडिशंस भी होंगे, ठीक है, लेकिन अभी तक इंडिया में कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, ठीक है, पहली बात। लेकिन यहाँ पे बोला गया कि सिन्हाला जो है वो वहाँ की नेशनल लैंग्वेज होगी, ठीक है। जस्ट अ सेकंड गाइस, आई थिंक माय लैपटॉप पावर हैज बीन डाउन, 1 मिनट। सो यस, अब अगर बात करें तो यहाँ पे क्या है कि देखो यार, है ना, सिन्हाला को जो है सुप्रीमेसी देने के लिए इसको एक एक्ट पास किया गया जिससे सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया, ठीक है। द गवर्नमेंट फॉलोड प्रेफरेंशियल पॉलिसीज दैट फेवर सिन्हाला। प्रेफरेंशियल, देखो अब क्या होता है कि हम प्रेफरेंस देते हैं लोगों को, है ना। प्रेफरेंस मतलब उसको हम ज़्यादा मतलब मानते हैं। जैसे आपका बचपन में क्या होता था, हमारा बर्थडे होता था तो हम क्या करते थे, स्कूल में चॉकलेट ले आते थे, है ना, या टॉफ़ीज़ ले आते थे, कैंडीज़। तो हम क्या करते थे कि हम जाते थे स्कूल और हम टॉफ़ीज़ जो है सबको बांटते थे। बट हमारा जो बेस्ट फ्रेंड होता था या जो हमसे बहुत क्लोज होता था, ठीक है, उसको हम एक्स्ट्रा टॉफ़ी देते थे, 4-5, जितना हमने नॉर्मली सबको दिया उससे ज़्यादा। तो क्या होता है, प्रेफरेंस है वो, ठीक है, वो मेरा प्रेफरेंस था। तो ये लोगों ने क्या किया कि गवर्नमेंट में बैठ के अपने हिसाब से अपना जो खुद के फायदे में हो वैसा वैसा मेजर्स वो लोग पास करने का पॉलिसी बना लगे, ठीक, ये बात की गई, ठीक है। एप्लीकेंट्स फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशन है गवर्नमेंट जॉब यूनिवर्सिटी पोजीशन के लिए, मतलब सिन्हाला कम्युनिटी के लोग ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में रहे। सिन्हाला कम्युनिटी के लोग जो बोलते हैं सिन्हाला, जो सिन्हली लैंग्वेज यूज़ करते हैं, वो लोग ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब में रहे। तो वो लोग ने ऐसे पॉलिसीज़ लॉन्च की ताकि ये जो ऑब्जेक्टिव था गवर्नमेंट जॉब्स और यूनिवर्सिटीज पोस्ट में उनको डालने वाला, वो पूरा हो सके, ठीक है। सो सेकंड की बात करते हैं तो सिन्हाली, तो देखो सिन्हाला जो था वो ऑफिशियल लैंग्वेज बन चुका था। अब दूसरी चीज़ की बात करें तो वो लोग प्रेफरेंशियल पॉलिसी फॉलो करते थे गवर्नमेंट। प्रेफरेंशियल पॉलिसी का मतलब क्या होता है, एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे देखो बचपन के टाइम पे जब हम स्कूल जाते थे तो जब हमारा बर्थडे होता था जिस दिन, तो हम क्या करते थे कि हम चॉकलेट लेके जाते थे या टॉफ़ी लेके जाते थे, ठीक है, जो हम डिस्ट्रीब्यूट करते थे पूरे क्लास में। तो उस टाइम क्या होता था कि जब सारे जो क्लास में जो हमारे क्लासमेट्स हैं उसको हम 2 टॉफ़ी 5 टॉफ़ी दे रहे हैं, बट जो हमारा क्लोजेस्ट फ्रेंड होता था, बेस्ट फ्रेंड होता था, उसको हम एक्स्ट्रा देते थे। तो ये क्या थी, हमारे प्रीफरेंस थे, हम उसको प्रीफरेंस दे रहे हैं, ठीक है, इन कंपेरिजन टू द होल क्लास, ठीक है। तो ये लोग भी क्या करने लगे, अपने लिए अपना बेटरमेंट करने के लिए ये लोग प्रेफरेंशियल पॉलिसीज लेके आने लगे ताकि
जो सिन्हाला एप्लीकेंट यूनिवर्सिटी पोजीशन में ज्यादा हो, गवर्नमेंट जॉब में इनकी पोजीशन ज्यादा हो, ठीक है, इस चीज के लिए, ताकि गवर्नमेंट जॉब में भी और यूनिवर्सिटी पोस्ट में भी ये ज्यादा हो, ठीक है। अगर बात करें तो नया कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड दैट द स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड प्रमोट बुद्धिज्म। नया कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोला यहाँ पे कि स्टेट जो है वो प्रोटेक्ट करेगा और प्रमोट करेगा बुद्धिज्म को। जैसा कि मैंने प्रीवियस स्लाइड्स में आपको बताया कि जो सिन्हाला थे वो मोस्टली देखो बुद्धिस्ट स्पीकिंग लोग थे, ठीक है। तो इन लोगों ने अपने आप को प्रेफरेंस देते हुए क्या कहा कि भाई स्टेट जो है वो बुद्धिज्म को प्रोटेक्ट करेगा और प्रोपागेट करेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। गवर्नमेंट मेजर्स ग्रेजुअली इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलियनेशन अमंग श्रीलंकन तमिल्स। अब सॉरी, ये जो गवर्नमेंट मेजर्स थे इसके कारण क्या हुआ, श्रीलंकन तमिल्स क्या हुए, एलियनेट हो गए, क्योंकि उनके लिए कुछ किया नहीं जा रहा था। सारा चीज जो सब कुछ हो रहा है सोसाइटी में वो गवर्नमेंट खुद के लिए, अपने कम्युनिटी के लिए कर रही है, सिन्हाला कम्युनिटी के लिए कर रही है, हमारे तो कुछ कर नहीं रही है। तो श्रीलंकन तमिल्स क्या हुए, एलियनेट हो गए, ठीक है। द रिलेशन बिटवीन द सिन्हाला एंड द तमिल कम्युनिटीज बिकेम टेंस्ड ओवर टाइम। जो रिलेशन है सिन्हाला और तमिल कम्युनिटीज में वो एक टाइम के बाद क्या हुआ, बहुत टेंस्ड हो गया, बहुत कंफ्लिक्ट होने लगा उन दोनों कम्युनिटीज के बीच में, ठीक है। थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम हो रही है, एक्चुअली आई एम नॉट वेल, तो थोड़ा सा कोऑपरेट करना, ठीक है, क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक है, इसलिए मैं लेक्चर मिस नहीं करना चाहता, तो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। सो अब बात करते हैं श्रीलंकन तमिल्स का स्ट्रगल। देखो कॉन्फ्लिक्ट तो हो गया, अब स्ट्रगल देखते हैं क्या था। श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च पार्टीज। इन लोगों ने कहा भाई हमारी बात सुनी नहीं जा रही, हम भी पार्टीज बनाएंगे, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज। इन लोगों ने भी पॉलिटिकल पार्टीज को लॉन्च किया। स्ट्रगल्स फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, ताकि जो पार्टीज है वो तमिल की रिकॉग्निशन के लिए काम कर सके, उसके बेटरमेंट के लिए काम कर सके। इन लोगों ने पॉलिटिकल पार्टीज का फॉर्मेशन किया, ठीक है। दे डिमांडेड रीजनल ऑटोनॉमी। रीजनल ऑटोनॉमी का मतलब होता है कि जहां एक पर्टिकुलर रीजन में हमारी ऑटोनॉमी हो, हमारे पास पावर्स हो उस रीजन को संभालने के लिए, ठीक है। एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी की इक्वलिटी, कि भाई यूनिवर्सिटीज वगैरह में आप पॉलिसीज ले आ रहे हो कि भाई सिर्फ हमारी कम्युनिटी, सिन्हाला कम्युनिटी आए, ठीक है, ऐसा पॉलिसी लेके आ रहे हो, तो ऐसा पॉलिसी लेके आओ जिससे सबको ही आ सके, हमें भी मौका मिले आने का। हम माइनॉरिटी, इसका मतलब क्या, हमें हक नहीं है। तो ये चीज थी, तो इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की, ठीक है, इन सिक्योरिंग एजुकेशन में और जॉब्स में, ठीक है। बट लेकिन उनका डिमांड बार बार क्या हुआ, डिनाई कर दिया गया। ऑब्वियस सी बात है, वो लोग मेजोरिटी में थे, गवर्नमेंट संभाल रहे हैं, तो डिनाई कर दिए। क्या मतलब, क्या कर लोगे तुम मेरा माइनॉरिटी होके, ठीक है, ये कहने का मतलब है। 1980s में क्या हुआ, सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बने, ठीक है, लाइक LTTE, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, श्रीलंकन तमिल्स का, जिसको आप न्यूज में देखोगे जब भी श्रीलंका में कुछ उथल पुथल होता है तो LTTE का नाम जरूर सुनोगे। लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम, ठीक है, ये वे फॉर्म डिमांडिंग द एंड तमिल एलम, मतलब एलम का मतलब यहाँ पे स्टेट होता है, मतलब तमिल। इस पार्टी का मेन एजेंडा था कि तमिल स्टेट का फॉर्मेशन इन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ श्री इंडिपेंडेंट लंका, ठीक है। द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज सून टर्न टू अ सिविल वॉर। अब इन दो कम्युनिटी, श्रीलंकन तमिल एंड कौन, सिन्हाला कम्युनिटी, इन दोनों के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट था ये सून क्या हुआ, सिविल वॉर हो गया। व्हाट इज सिविल वॉर? सिविल वॉर का मतलब ये होता है कि जब एम्पायर में, कंट्री में, किसी के एडमिनिस्ट्रेशन में आपस के लोग ही मरने काटने पे उतर है, आपस के लोगों में लड़ाई हो जाए उसको बोलते हैं सिविल वॉर, ठीक है। घर में जब लड़ाई हो जाए उसको बोलते हैं सिविल, मतलब कंट्री में लड़ाई हो रही है, सिविल वॉर, ठीक है। तो वही चीज बोली गई कि इन कम्युनिटीज में क्या हुआ, सिविल वॉर हो गया, जो कि 2009 में एंड हुआ, ठीक है। तो बेल्जियम की कहानी मैंने आपको समझाई, श्रीलंका की कहानी मैंने आपको समझाई, दोनों जगह देख रहे हो किस तरह की स्थिति बिल्कुल अपोज, अलग अलग है, वहां अलग थी, यहां अलग है, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है। कंक्लूजन डेराइव फ्रॉम टू केसेस, ठीक है, दोनों केसेस को मिला के देखते हैं क्या होता है। बोथ बेल्जियम एंड श्रीलंका आर डेमोक्रेसी, दोनों डेमोक्रेसी है, बेल्जियम भी है, श्रीलंका भी डेमोक्रेसी थी, दोनों जगह गवर्नमेंट थे, ठीक है। बट दे डील विथ क्वेश्चन ऑफ पावर शेयरिंग डिफरेंटली, लेकिन पावर शेयरिंग का जो क्वेश्चन है उसको लोग डिफरेंटली डील किए। वहां की बेल्जियम की जो गवर्नमेंट थी वो अलग डील की, और श्रीलंका की जो गवर्नमेंट थी वो अलग तरह से डील कर रही थी, ठीक है। बेल्जियम की बात करें तो लीडर्स हैव रियलाइज्ड दैट द यूनिटी ऑफ द कंट्री इज पॉसिबल ओनली बाय रिस्पेक्टिंग द फीलिंग्स एंड इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज एंड रीजन्स। बेल्जियम के लीडर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चेंजेस किए थे कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिले, ठीक है, उनकी बात सुनी जाए, है ना,
और फिर यही सब बात हुई थी कि डिवाइड कर दिया गया, स्टेट को पावर दे दी गई, स्टेट सबऑर्डिनेट नहीं रहेगा सेंटर के। तो ये सब चीज़ें की गई, क्यों की गई? ताकि लोग जो है एक साथ रहें, सबकी जो इंटरेस्ट है, जो फीलिंग्स है, उसकी रिस्पेक्ट की जाए, चाहे वो माइनॉरिटी है, चाहे वो मेजॉरिटी है, फ्रेंच स्पीकिंग, डच स्पीकिंग, जर्मन स्पीकिंग, जो भी है, 1% है तब भी उनको मतलब रिप्रेजेंटेशन का मौका मिले, ठीक है, गवर्नमेंट में। तो ये चीज़ करने की कोशिश की गई कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके, ठीक है। तो बेल्जियम की ये कहानी थी। अब देखो, अदर हैंड अगर श्रीलंका की बात करते हैं, shows that if a majority community wants to force its dominance over others and refuses to share power, it can undermine the unity of country, ठीक है। श्रीलंका पिक्चर हमें क्या दिखाती है कि अगर आप पे कोई डोमिनेट करेगा, आपके ऊपर कोई डोमिनेट कर रहा है, तो क्या होता है, यूनिटी खत्म हो जाती है कंट्री में। देखो, कंफ्लिक्ट हो गया, सिविल वॉर हो गया, श्रीलंकन तमिल वर्सेस तुम्हारा सिन्हला कम्युनिटी, ठीक है, तो सिविल वॉर हो गया। बेल्जियम में ऐसा क्यों नहीं हुआ? बेल्जियम में भी तो हो सकता था फ्रेंच वर्सेस डच, डच को जेलसी से फ्रेंच, फ्रेंच वर्सेस डच सिविल वॉर हो सकता था, बट नहीं हुआ क्योंकि वहां पे मेजर्स लाए गए, ऐसे मेजर्स लाएगा जिससे दोनों भाई, दोनों लोग जो है, दोनों कम्युनिटी जो है वो साथ में रहे, लिंग्विस्टिक ग्रुप साथ में रहे। लेकिन श्रीलंका में ऐसा कुछ नहीं हो पाया, इसी रीजन से यहाँ पे सिविल वॉर हो गया। तो हमें समझ आ रहा है कि क्या मेजर्स, क्या चेंजेस लाने चाहिए गवर्नमेंट में, ठीक है, किससे गवर्नमेंट स्टेबल चलेगी। आप बताओ, अब आपको इतना कुछ मैंने पढ़ाया, अब आपको क्या लगता है किस केस में गवर्नमेंट जो है वो अब स्टेबल होगी? ओके, सोच के देखो। बेल्जियम में ऑब्वियसली लोग शांत हो गए, लोगों को रिप्रेजेंटेशन क्या चाहिए था? रिप्रेजेंटेशन चाहिए था, ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटी चाहिए थी, मिल गई, गवर्नमेंट में भी मिल गई, ठीक है, डेवलपमेंट का पार्ट वो भी बन गया, ये भी बन गया, ठीक है। तो बेल्जियम में गवर्नमेंट स्टेबल हो गई, श्रीलंका में अनस्टेबल हो गई, क्योंकि वो लोग पार्टीज फॉर्म किए, बट उन लोगों का जो डिमांड्स था वो उसको डिनाई कर दिया जा रहा था, ठीक है। इसीलिए बोला था कि मेजोरिटीनिज्म इज बैड, ठीक है। अब देखो, वाई पावर शेयरिंग इज डिसेबल। देखो, तो मैं ये दो जो एग्जाम्पल एनसीईआरटीज में है, ये आपको एक्सप्लेन करने के लिए थे कि किससे क्या होता है, कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम्स को, या मेजोरिटीज यानी डोमिनेंसी से क्या होगा, ठीक है, डिक्टेटरशिप से क्या होगा, इन सब चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए वो दो केस स्टडीज लाए गए थे। अब बात करते हैं पावर शेयरिंग डिजायरेबल अच्छी क्यों है, ठीक है। देखो, पहली बात प्रूडेंशियल, द फर्स्ट सेट ऑफ रीजन, पहला रीजन प्रूडेंशियल है, ठीक है। पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कंफ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप। बेल्जियम के केस में आपने देखा कि हम वहां पे क्या हुआ कि दोनों में पावर्स को इक्वली शेयर कर देंगे, भाई फ्रेंच का इक्वल रिप्रेजेंटेशन, डच का इक्वल रिप्रेजेंटेशन, लड़ाई खत्म, सिंपल सी बात, ठीक है। तो पावर शेयरिंग से क्या होता है, कंफ्लिक्ट कम होता है, रिड्यूस होता है, ठीक है, पहली चीज। दूसरी, पावर शेयरिंग इज अ गुड वे टू इंश्योर द स्टेबिलिटी रहता है पॉलिटिकल ऑर्डर में, है ना। कोई किसी को किसी से दिक्कत नहीं है, भाई मेरे पास जितनी पावर उतनी आपके पास है, हमको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वहीं अगर श्रीलंका की बात करते हैं, सुप्रीमेसी दिखाने के चक्कर में क्या हुआ, सिविल वॉर हो गया, ठीक है, कंट्री अनस्टेबल हो गया, पॉलिटिकल ऑर्डर अनस्टेबल हो गया। अभी श्रीलंका का हाल देखो किस तरह से है, ठीक है, इकोनॉमिक क्राइसिस में बेचारा। तो क्या हुआ, किस रीजन से हुआ? पावर शेयरिंग अच्छी नहीं थी, पावर शेयरिंग नहीं थी, उन्होंने पावर को एक जगह कंसोलिडेट करने की कोशिश की, मतलब एक जगह कंबाइन रखने की कोशिश की, ना कि उसको शेयर किया, ठीक है। तो ये चीजें हमें देखने को मिली, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड रीजन, सेकंड सेट ऑफ रीजन क्या है, मोरल, ठीक है। पावर शेयरिंग इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, पीपल हैव राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्न। मतलब पावर शेयरिंग क्या है, डेमोक्रेसी की स्पिरिट है, लोगों को कंसल्ट करना चाहिए कि उन्हें किस तरह का गवर्नमेंट चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि हम किस तरह से रूल करना चाहते हैं, भाई आप लोगों पे रूल, कंट्री किससे बनती है, कंट्री लोगों से बनती है, लोग नहीं, किस पे रूल करोगे, जानवरों पे नहीं ना। तो लोगों पे रूल करना है तो लोगों से कंसल्ट करो कि लोगों को किस तरह का गवर्नमेंट चाहिए, ठीक है। नहीं तो नहीं कंसल्ट करोगे, लोगों को नहीं पसंद आएगा, कंफ्लिक्ट होगा, रेबेलियन होगा, लड़ाइयां होगी, यही सब होगा, मारकाट चलते रहेगा, ठीक है। तो लोगों से पूछो किस तरह का गवर्नमेंट चाहिए, कैसी गवर्नमेंट पसंद है, ठीक है। इसीलिए आज इंडिया में इलेक्शंस होते हैं, ठीक है, राइट टू वोट है, आप जिसको चाहो उसको वोट करो, जिसका आपको एजेंडा अच्छा लग रहा है, जिसका एम ऑब्जेक्टिव आपको पसंद आ रहा है, जिस पार्टी का, उसको आप वोट कर सकते हो, इस तरह का सिस्टम है, ठीक है। तो ये क्या है, एक तरह से लोगों को कंसल्टेशन लिया जा रहा है कि भाई जिसका पसंद है उसको वोट करो, आप फ्री ऑफ फेयर इलेक्शन का जो सिस्टम है इसीलिए लाया गया, ठीक है। तो ये क्या है, पावर शेयरिंग से क्या होता है, ये मोरल है, ठीक है। A legitimate government is one where citizens through participation become part of system। मैंने आपको बताया इंडिया में इलेक्शन का सिस्टम है, इससे क्या होता है, जो लोग हैं, जो सिटीजन है कंट्री के, वो भी
एक गवर्नमेंट का पार्ट बनते हैं। लोकसभा में आज जो बैठते हैं मेंबर्स, ठीक है, वो लोग क्या होते हैं, वो लोग रिप्रेजेंटेटिव होते हैं पीपल के, वहां के अपने अपने क्षेत्र के जो लोग हैं, ठीक है। सपोज कीजिए मैं, अगर मैं यूपी का हूं, तो मैं यूपी का जो क्षेत्र है वो मेरे अंदर आता है, तो मैं एक यूपी के लोगों का रिप्रेजेंटेटिव हूं, क्योंकि उन्होंने मुझे इलेक्ट किया, उन्होंने मुझे चुना है, और इसलिए मैं लोकसभा में बैठा हुआ हूं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इनडायरेक्टली लोग भी, मैं क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट का हिस्सा हूं, तो लोग भी गवर्नमेंट का हिस्सा बन रहे हैं यूपी के मेरे थ्रू। उसी बिल्कुल वैसे ही सारे स्टेट्स के लोग गवर्नमेंट का हिस्सा बनते हैं इसी मेथड से, ठीक है। तो इससे क्या होता है, पावर शेयरिंग से, ठीक है, लोग पार्टिसिपेट कर पाते हैं सिस्टम में। अब बात करते हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। देखो यार, अभी तक जो मैंने पढ़ाया हो, आई होप कि आपको पिक्चर क्लियर हो, कैसे कैसे क्या हो रहा था, किस तरह से चीजें काम कर रही थी, ठीक है। आई होप कि पिक्चर क्लियर हो। और अगर कहीं भी दिक्कत आती है बॉस, सिंपली कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, ठीक है। मैं एक दूसरी वीडियो लेके आ जाऊंगा उसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। चिंता करने की बात नहीं है। अगर बात करें पावर शेयरिंग की फॉर्म्स की, तो इन अ डेमोक्रेसी पीपल आर द सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर। एक डेमोक्रेसी क्या होती है, लोकतांत्रिक, लोग ही सारा सोर्स ऑफ पावर होते हैं, लोग ही, ठीक है। मतलब सब सारी चीजें लोगों को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती है, ठीक है। आज हमारी कंट्री में, इंडिया में इतनी दिक्कतें क्यों है? हमें लगता है कि करप्शन है, ये है, वो है, इन सब चीज नहीं बॉस। मेन प्रॉब्लम ये है कि सिटीजन्स को अपने राइट्स नहीं पता है, हमें अपने राइट्स नहीं पता है। हम आप लोग हैं जो हम पढ़े लिखे हैं, हम लोगों ने कुछ पढ़ा है, ठीक है, तो हमें कुछ राइट्स अपने पता है, बट मेजॉरिटी जो सिटीजन है उन्हें अपने राइट नहीं पता है, ठीक है। उन्हें नहीं पता है कि ये पर्टिकुलर चीज मेरी राइट है, ऐसा चीज मेरे साथ हो रहा था, ये गलत है, उन्हें पता ही नहीं लॉज क्या है, ठीक है। इसलिए उनके साथ गलत हो रहा है, और उसको रोक नहीं सकता जब तक वो खुद से जाने ना कि राइट्स क्या है मेरे, ठीक है। ये प्रॉब्लम है। तो इसीलिए बोला जाता है कि जो डेमोक्रेसी है वो पीपल आर द सोर्स। इसमें पीपल जो है पॉलिटिकल पावर का जो सोर्स है वो पीपल है, ठीक है। लोग ही इलेक्ट करते हैं गवर्नमेंट को। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर का बात करते हैं। पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जो पावर है वो डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में शेयर होती है। जैसे मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में बताया बिल्कुल में, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी क्या होता है, ठीक है। Such a separation of power ensures that none of the organs can exercise unlimited power. इससे क्या होता है कि कोई एक ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा पावर को एक्सरसाइज ना करे, सारी पावर एक को दे दिया जाए। हो सकता है कभी वो मन मर्जी हो जाए, बोले भैया जो मेरा मन करेगा हम वो करेंगे, तुम क्या कर सकते हो, ठीक है। तो जो तीनों जो ऑर्गन्स है, इनका एक काम एक और होता है कि ये तीनों एक दूसरे को चेक करते रहते हैं, है ना। चेक और बैलेंस का सिस्टम है। जुडिशरी कुछ गलत कर रही है तो एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर उसको चेक करता है, ठीक है। अगर लेजिस्लेचर कुछ गलत कर रहा है तो जुडिशरी उसको रोकती है, वो स्टे ऑर्डर लगा देती है, बोलती है ये लॉ पास नहीं होगा, ठीक है, ये गलत है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव भी उसी तरह से चेक एंड बैलेंस करता है। तो तीनों एक दूसरे को चेक करते रहते हैं, ठीक है, कि कोई गलत ना करे, ठीक है, ठीक है। सो अब बात करते हैं फेडरल गवर्नमेंट या वर्टिकल डिवीजन। देखो अभी हमने पढ़ा हॉरिजॉन्टल डिवीजन, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। अब हम पढ़ेंगे फेडरल गवर्नमेंट। मैंने आपको बताया फेडरल गवर्नमेंट का मतलब बेसिकली क्या होता है, ठीक है। सेंटर और स्टेट के बीच में पावर का डिवीजन को बोलते हैं फेडरल गवर्नमेंट, ठीक है। बट इंडिया में 100% फेडरलिज्म नहीं है, ठीक है। वर्टिकल डिवीजन बोलते हैं इसको दूसरे शब्दों में। एग्जाम में वर्टिकल डिवीजन है तो उसका मतलब फेडरल गवर्नमेंट होता है, ठीक है। याद कैसे करेंगे, देखो ऊपर में क्या होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, नीचे क्या होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है। तो क्या हो गया, वर्टिकल, ठीक है, ये हो गया वर्टिकल डिवीजन। हॉरिजॉन्टल जो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, हॉरिजॉन्टल, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर वर्टिकल है ना, सेंट्रल, स्टेट, वर्टिकल, है ना। इस ट्रिक से याद करो, याद रहेगा। दोनों का नाम फेडरल गवर्नमेंट को ही वर्टिकल डिवीजन बोलते हैं, एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना। सेकंड चीज, पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल्स, ठीक है। देखो पावर जो है गवर्नमेंट के बीच में डिफरेंट लेवल्स में शेयर होती है। जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री, गवर्नमेंट्स ऑफ प्रोविंशियल, रीजनल। देखो पावर्स क्या है, पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन कैसे देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे ऊपर पे, राजा वही है, उसके नीचे स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के नीचे डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट के नीचे विलेज, ठीक है। इस तरह से डिवीजन है ना बॉडीज का। तो पावर भी बिल्कुल वैसे ही डिवाइड होती है, ठीक है। इन इंडिया इट इज रेफर्ड एज अ सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट्स। इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट बोला जाता है, जो जनरल गवर्नमेंट होती है, ठीक है, कंट्री की, उसको। इन इंडिया there are different levels of government and the constitution clearly lays down powers of different levels of government. इंडिया में different level of government है, अब कॉन्स्टिट्यूशन सबको अपना अपना पावर दिया हुआ है।
स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट बाद में आप पढ़ोगे सीनियर क्लास में, आपने पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, एग्जाम के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड वर्टिकल डिवीजन। इसको वर्टिकल मैंने आपको बताया, सेंटर, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, विलेज, ठीक है, पावर डिवीजन है, उसको बोलते हैं वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। इट इज फाउंड इन बेल्जियम। ये कहाँ मिलता है? बेल्जियम में, यही इसी तरह के सिस्टम में वर्टिकल डिवीजन है। श्रीलंका में ये सिस्टम नहीं है। इट इज नोन एज फेडरल डिवीजन ऑफ पावर, ठीक है। फेडरलिज्म मैंने आपको बताया क्या होता है, ठीक है। तो भाई ये सब चीजें थी फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग में, ठीक है। अब बात करते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट। हमने कहाँ डिस्कस किया था कम्युनिटी गवर्नमेंट? बेल्जियम के केस में, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखो यार, पावर में भी मे ऑल्सो भी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप सच एज रिलीजियस लिंग्विस्टिक ग्रुप, ठीक है। और कई सारे रिलीजियस ग्रुप है इंडिया में, कई सारे लिंग्विस्टिक ग्रुप्स भी हैं। तो उन सब में अगर पावर्स को हम शेयर करते हैं तो उसमें पावर्स को उनमें भी वो क्या सोशल ग्रुप्स है, जो वो ग्रुप सोसाइटी से इमर्ज होते हैं उन्हें बोलते हैं सोशल ग्रुप। तो पावर्स को उन सारे सोशल ग्रुप्स में भी डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है। कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम इज अ गुड एग्जांपल। कम्युनिटी गवर्नमेंट इसका एग्जांपल है बहुत अच्छा सा, ठीक है। पावर को क्या डिवाइड किया गया सब में, ठीक है। इन सम सेंचुरीज देयर आर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल अरेंजमेंट्स countries by which socially weaker sections and women are represented in the legislature and administration। देखो, बहुत सारी कंट्रीज में कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल अरेंजमेंट किया गया ताकि जो इकोनॉमिकली वीक, सोशली वीकर सेक्शन है, मतलब जो दबे कुचले वर्ग है, जैसे हमारे टाइम पे इंडिया की बात करें तो हिस्ट्री में आपने सुना होगा अनटचेबिलिटी होता बहुत ज्यादा था किसी पर्टिकुलर कास्ट, शूद्रस को लेके, ठीक है, इस तरह से। तो जो दबे कुचले वर्ग है, जो मतलब इकोनॉमिकली सोशली बहुत वीक है, ठीक है, उनके लिए रिजर्वेशन की प्रथा, मतलब कि सिस्टम है हमारे कंट्री में, ठीक है। वुमेन के रिजर्वेशन की सिस्टम है हमारे कंट्री में, हर जगह पे, एजुकेशन में, जॉब्स में, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट में, तो सारी जगह पे कुछ सीट्स को रिजर्व किया जाता है उनके लिए, ठीक, स्पेशली, ठीक है। तो ये क्या कम्युनिटी गवर्नमेंट है? हम क्या इसमें कोशिश कर रहे हैं कि उनको भी हम रिप्रेजेंटेशन दे सारी चीजों में, जॉब्स में, कंट्री के गवर्नमेंट सिस्टम में, ठीक है, हम उनको भी रिप्रेजेंटेशन दे, हम ये करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। द मेथड इज यूज टू गिव माइनॉरिटी कम्युनिटीज अ फेयर शेयर इन पावर, ठीक है। इस मेथड को यूज किया जाता है कि ताकि जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उनको भी फेयर शेयर ऑफ पावर मिले, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। तो दबे कुचले वर्ग है उनको हम सीट रिजर्व करके क्या दिखाना चाह रहे हैं कि भाई तुम भी गवर्नमेंट का हिस्सा बनो। अगर नहीं बन पा रहे हो किसी भी रीजन से, कोई भी रीजन हो सकता है, तो सीट आपके लिए रिजर्व है, आप वहां पे आप ही रहोगे, आपके अलावा कोई नहीं रहेगा, तो वो खाली चल जाती है। अगर वहां पे कोई वैसा नहीं आया बंदा तो वो खाली रह जाती है, लेकिन बैठेगा तो सिर्फ जिसके लिए रिजर्व किया गया है। समझ रहे हो, ये चीज है। तो क्यों? ताकि सारा सबका हो, मतलब कि रिप्रेजेंटेशन हो पाए, ठीक है, इसके लिए। तो ये कम्युनिटी गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट था। अब एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पावर शेयरिंग आती है, कोalition गवर्नमेंट। कोalition गवर्नमेंट क्या होता है? देखो, पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन ऑल्सो बी सीन द वे ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट कंट्रोल्स और इन्फ्लुएंस दोज इन पावर, ठीक है। देखो ना, पॉलिटिकल पार्टी बहुत इजी, सबको आता है पॉलिटिकल पार्टी क्या है, ठीक है, इसके बारे में नहीं बात करेंगे। बात करेंगे प्रेशर ग्रुप। प्रेशर ग्रुप क्या होता है? सॉरी, प्रेशर ग्रुप, देखो प्रेशर ग्रुप्स वो ग्रुप्स होते हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज को क्रिटिसाइज करते हैं, ठीक है, ताकि अगर उनकी कोई पॉलिसी गलत है, अगर वो कुछ मेजर्स ले आ रहे हैं जो गलत है, ठीक है, या उनको कुछ करना चाहिए, किसी पे ध्यान देनी चाहिए, किसी इशू पे देखना चाहिए, किसी इशू को देखना चाहिए, या किसी इशू पे काम करना चाहिए, तो उन सब चीजों के लिए प्रेशर ग्रुप्स होते हैं जो उनको प्रेशराइज करते हैं। कुछ ग्रुप्स है सोसाइटी में जो उनको प्रेशराइज करते हैं, ठीक है, मास मीडिया के थ्रू, न्यूज़पेपर्स के थ्रू, ठीक है, पीसफुल प्रोटेस्ट के थ्रू। ये क्या करते हैं कि उनको मतलब दिखाते हैं कि भाई ये चीज पे फोकस करो, ये चीज इंपॉर्टेंट है। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट को लेके रोजाना आर्टिकल छपते हैं, तो ये सब क्या है? तो ये सब एक तरह से बात करें तो प्रेशर ग्रुप्स का एलिमेंट है, ठीक है। Sometimes this kind of sharing can be direct when two or more parties form an alliance to contest election। ये जो coalition गवर्नमेंट की जो शेयरिंग है, ठीक है, काइंड ऑफ शेयरिंग, ये शेयरिंग जो है वो डायरेक्ट हो सकती है जब दो या दो से ज्यादा पार्टी एक अलायंस बना ले, इलेक्शन बना। देखो यहाँ पे सिंपल मतलब इसका ये है, गठबंधन की सरकार, ठीक है, गठबंधन है ना, कि बिहार में आपने देखा होगा कि एक गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट के साथ जुड़ जाती है ताकि वो लोग एक स्ट्रॉन्गर अपोनेंट बन सके किसी पर्टिकुलर को लेके, ठीक है, ताकि उनको ज्यादा वोट मिले, है ना। या फिर क्या होता है कि मान लीजिए मेरे पास 10 वोट आए, मेरे बगल वाले के पास 10 वोट आए, और सामने वाला जो कंटेंडर है उसके पास 18 वोट आए, तो हम क्या करते हैं, बोलते हैं भाई तू मेरे से दोस्ती कर ले, ठीक है। तो वो मेरे से दोस्ती कर लिया, हमने क्या किया, कोalition गवर्नमेंट बने, गठबंधन की सरकार बनी, अलायंस बना लिया,
तो मेरे 10 वोट उसके 10 वोट मिलके हो गए कितने, 20 वोट्स, और उस अकेले के जो हमारा अपोनेंट था उसका वोट कितना था, 18। तो कौन जीता, हम जीत गए। सिस्टम देखो, सिस्टम गलत है बट जो है यही है, ठीक है। इसी को बोलते हैं अलायंस, इसी को बोलते हैं कोalition गवर्नमेंट, गठबंधन की सरकार। इफ देयर अलायंस इज इलेक्टेड दे फॉर्म अ कोalition गवर्नमेंट एंड देयर शेयर पावर, ठीक है। अगर और मान लो कि ये इलेक्शन से पहले भी होता है, ठीक है। देखो एग्जांपल लेते हैं, आप जान रहे हो कि सामने वाली जो पार्टी है बहुत स्ट्रांग है, पब्लिक का फुल टू सपोर्ट है उसको, ठीक है। अब मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, तो सपोज करो फुल टू सपोर्ट है पार्टी को, ठीक है। और आप जान रहे हो कि इलेक्शन होगा भाई, जीतने वही वाली है, तो आप क्या करते हो, जितने भी उसके अपोनेंट्स हैं, है ना, इसका मतलब है देखो, दुश्मन का दुश्मन दोस्त, ठीक है। मतलब कहने का मतलब देखो, मेरा जो एनिमी है, मेरा जो दुश्मन है, उसका कोई दुश्मन है, ठीक है, वो किसी को हेट करता है तो वो क्या होगा, मेरा दोस्त हो गया, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, मान लो कोई पर्टिकुलर, ये मान लो कि सपोज करो, रुको मैं बताता हूँ आपको। सपोज करो ये जो है, ठीक है, ये एक अपोनेंट है मेरा बहुत स्ट्रांग, ठीक है। और ये 5 उंगलियां जो आप देख रहे हो, ये 5 पॉलिटिकल पार्टी दूसरी है, ठीक है। ये एक पार्टी, ये 5 पार्टी। तो ये कहा जाएगा, बोले कि भाई एक काम करते हैं, इसे जीतना तो मुश्किल है, सब कोई जान रहा है, 500 जान रहे हैं नहीं जीत सकते हैं, ये बहुत स्ट्रांग है, इसका पॉलिटिकल पावर बहुत स्ट्रांग है, इसका बैकग्राउंड स्ट्रांग है, पैसे बहुत बढ़िया है इसके पास वोट्स अच्छे हैं, लोगों को सपोर्ट अच्छा है, ठीक है। तो ये 500 क्या करेंगे, बोलेंगे भाई हम जुड़ जाते हैं, ठीक है, हम जुड़ जाते हैं और इसके अगेंस्ट खड़े होते हैं, कहां पे, इलेक्शंस में। अब ये 500 जुड़ के एक पार्टी बन गए और ये अकेला खड़ा हो गया। अब क्या होगा, इन 5 के वोट काउंट किए जाएंगे एक साथ और इसका एक साथ अकेला, ठीक है। तो अगर ये जो 5 का ग्रुप था ये इलेक्ट हो गया, ये जीत गया वोटिंग में, ठीक है, इनके वोट ज्यादा आ गए इससे, तो इनकी गवर्नमेंट बन जाती है। अब अगर इनकी गवर्नमेंट बन गई तो ये 5 क्या करेंगे, बोलेंगे भाई गवर्नमेंट तो हमने बना ली, जैसा हमारा टारगेट था, अब कुछ नए पावर को शेयर कर लेते हैं। जो भी पावर्स होंगे, कुछ एक डिपार्टमेंट तुम रख लो, 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 ठीक है। ये चीजें होती है, ठीक है। ये था कोलिशन गवर्नमेंट। आई होप आपको मैंने क्लियरली समझा दिया क्या होता है कोलिशन गवर्नमेंट, कैसे होता है, ठीक है। अब इंटरेस्ट ग्रुप्स, ठीक है। एक डेमोक्रेसी में बहुत सारे इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं जो कि, ठीक है, जैसे ट्रेडर्स हो गए, है ना, बिजनेसमैन हो गए, इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, फार्मर्स हो गए, इंडस्ट्रियल वर्कर्स हो गए, ये लोग का इंटरेस्ट ग्रुप्स है, ठीक है। दे ऑल्सो हैव शेयर इन गवर्नमेंटल पावर्स ऑफ पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंटल कमिटीज और इन्फ्लुएंसिंग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। देखो, उद्योगपतियों के पास पैसा बहुत होता है या बड़े बड़े ट्रेडर्स के पास पैसा बहुत होता है, तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग इंटरेस्ट ग्रुप बनाते हैं, इंटरेस्ट ग्रुप बन जाते हैं, ठीक है। इन लोगों से क्या होता है, ये लोग जैसे कैंपेनिंग, मान लो किसी पॉलिटिकल पार्टी को पैसों की जरूरत है, तो भाई मैं बड़ा उद्योगपति हूँ, मैंने पैसे बोले कि भाई तू पैसे ले ले, मैं देता हूँ, ठीक है, मैंने दे दिया। तो इससे क्या हुआ, मेरा पार्टिसिपेशन हुआ उस पार्टी में, ठीक है। और वो जो गवर्नमेंट अगर मान लो उसकी गवर्नमेंट बन गई, तो मैं भी क्या हुआ, मैं भी उसका एक साथी हो गया, क्योंकि भाई तेरे को मैंने हेल्प किया कैंपेन करने में, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि जो डिसीजन मेकिंग होती है उसमें मेरा भी कुछ मतलब रोल होता है, ठीक है, मेरा भी कुछ रोल होता है, मैं भी उस डिसीजन को कुछ बहुत ज्यादा नहीं बट हाँ इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ। सपोज करो कोई वो पॉलिसी लेके आ रहे हैं जो कि कुछ ऐसा है जो मेरे काम के पूरा अगेंस्ट है, तो हो सकता है मैं उसको थोड़ा सा कम करने की कोशिश कर सकता हूँ, तो ये चीज हो सकती है, तो इसको बोलते हैं इंटरेस्ट ग्रुप, ठीक है। वही बात ये है, ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, फार्मर्स जो बड़े बड़े हैं, ठीक है, इंडस्ट्रियल वर्कर्स, ये लोग जो है, और इंडस्ट्रियल वर्कर्स और फार्मर्स जो है, ये लोग एक संगठन बना सकते हैं अपना, ठीक है। इंडस्ट्रियल वर्कर्स अपना यूनियन होता है उनका, वो यूनियन बना सकते हैं, उससे भी क्या होता है कि ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, ठीक है। कोई भी लॉ निकाला गया, सबने देखा होगा फार्मर्स प्रोटेस्ट, वो क्या है, वो इंटरेस्ट ग्रुप था, ठीक है। वहां क्या किया गया, फार्मर्स ने प्रोटेस्ट किया कि नहीं ये लॉ हमारे लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। जो भी केस था हम उस पर बात नहीं करेंगे, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, इस तरह से हम लोग इन्फ्लुएंस कर सकते हैं गवर्नमेंट के मतलब डिसीजंस को, ठीक है, इंटरेस्ट ग्रुप फॉर्म करके। तो ये सब इंटरेस्ट ग्रुप है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा फार्मर के एग्जांपल से कैसे होता है इंटरेस्ट ग्रुप, ठीक है। अमीर लोग कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं और जो लोग मतलब जो कम्युनिटी होती है या यूनियन होता है वो कैसे इन्फ्लुएंस करता है किसी डिसीजन को गवर्नमेंट के, ठीक है, ये सब चीजें होती है। सो गाइस, लेक्चर में इतना ही था और पावर शेयरिंग का होल कॉन्सेप्ट मैंने आपको वापस से रिवाइज करवा दिया। अगर आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, मैंने आपको पूरा चैप्टर समझा दिया है। एनसीईआरटी के जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें थे मैंने इसमें इंक्लूड कर दिए इस लेक्चर में, और आई होप आपको सारी चीजें अच्छे समझ में आई हो।
थोड़ा सा मेरी आवाज़ ख़राब है, मैं बिकॉज आई एम नॉट वेल, सो थोड़ा सा कोऑपरेट करना। आई एम रियली सॉरी अगर मैंने कहीं पे कोई थोड़ा दिक्कत हुआ आपको तो। सो यही चीज़ें थी, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंटली। एंड वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करो यार, इससे बहुत मोटिवेशन मिलती है। और कमेंट करो अपने व्यूज, वीडियो कैसा लगा और आप नेक्स्ट वीडियो किस चैप्टर पे चाहते हो। मैं उसी वीडियो पे, उसी चैप्टर पे पहले वीडियो लेके आऊंगा जिस चैप्टर की ज्यादा डिमांड होगी, ठीक है। और जो पुरानी वीडियो हमारे अपलोड हो चुकी है, अगर आपने नहीं देखी है जाके देख लो, ठीक है, आपको बहुत बेनिफिट होगा। और ये पूरी सीरीज जो वन शॉट की होगी, ये क्लास 10th बोर्ड को हम देखते हुए लेके आ रहे हैं, फोकस रहेगा बोर्ड्स पे। इसके बाद मैं क्वेश्चन की सीरीज भी लेके आऊंगा जिसमें हम हर चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो पास्ट ईयर क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और जो आ सकते हैं क्वेश्चन उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे, गुड बाय।